हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूं आपके बेनिफिट के लिए। तो अनअकैडमी के बारे में गाइस आप लोग जानते ही होंगे, और रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर अनअकैडमी का है अभी आप लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए झा सर कोड का आप यूज करेंगे, कैपिटल लेटर में JHA झा SIR सर का उपयोग करेंगे। और अनअकैडमी पे कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करते हैं 1 साल या उससे ऊपर का, राइट, प्लस GS और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो कोर्स आप लेते हैं, तो उसमें आपको 6 महीना अनअकैडमी फ्री वैलिडिटी प्रोवाइड कराएगा। और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो इसको जो है वो आप जल्दी से जल्दी आज ही ले लीजिए अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो। और गाइस, अनअकैडमी पर डेली GS का क्विज भी, जनरल स्टडीज का क्विज भी जो है वो कंडक्ट होता है, इंग्लिश हिंदी हिंदी दोनों लैंग्वेज में। इसको आप जो है वो ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ये क्विज होते हैं। और इसमें भी जब आपसे कोड मांगेगा तो झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर कोड का आप यूज कीजिएगा। इसमें भी जो ये क्विज जो है जो होते हैं कंडक्ट होते हैं, उसमें भी जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको प्राइस वगैरह मिलता है, 1500 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए। तो इस प्रकार के अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स वगैरह भी मिलते हैं, राइट, एज अ रिवॉर्ड के तौर पर। और आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑप्शनल के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। EMI पर आपको जो है वो कोर्सेज यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट। और जब भी आप परचेज कर रहे हो अनअकैडमी पे, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या आपका फ्रेंड कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है, अगर आप कैपिटल लेटर में झा सर लिखेंगे तो आपको डिस्काउंट वहां पर मिलेगा, ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी छोटी सी। अब आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किससे एसोसिएटेड है, या फिर श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में हम लोग श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बताया जा रहा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे, और इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा बताया जा रहा है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत रामानुज आचार्य जी की विराजमान अवस्था यानी कि सिटिंग पोजीशन में 216 फुट ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। अब पॉइंट्स ध्यान में रखो। पहला पॉइंट, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किससे एसोसिएटेड है? याद रखना है, श्री रामानुज आचार्य जी से एसोसिएटेड है। दूसरा पॉइंट, कहां पर यह स्टैच्यू एसोसिएटेड है? तो हैदराबाद। कहां पर है यह स्टैच्यू? हैदराबाद में है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टैच्यू है। चौथा पॉइंट, ये स्टैच्यू किस पर्टिकुलर पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, विराजमान अवस्था में। पांचवा पॉइंट, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है? 216 फुट ऊंचा ये स्टैच्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 5 पॉइंट बस अभी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये स्टैच्यू जो है वो किस चीज से बना है? तो पंचलोह धातुओं से, पंचलोह धातुओं, 5 मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, पंचलोहा से बना है। कौन से 5 मेटल हैं? स्वर्ण यानी कि गोल्ड, तांबा यानी कि कॉपर, तीसरा चांदी यानी कि सिल्वर, चौथा पीतल यानी कि ब्रास, और पांचवा जस्ता यानी कि जिंक। तो इन 5 मेटल से जो है वो ये स्टैच्यू बना है। 5 धातुओं को मिलाकर इस स्टैच्यू को बनाया गया है। और मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में स्थापित श्री रामानुज आचार्य जी की एक और मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि 120 किलो सोने से बनी है। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये प्रतिमा में 120 किलो ही सोना का उपयोग क्यों किया गया है? तो आप ध्यान में रखिए कि रामानुज आचार्य स्वामी 120 वर्ष तक जीवित रहे थे, अतः इसी स्मृति में 120 किलो सोने से बनी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। राइट, क्लियर यहां तक बातें? सो गाइस, अभी तक हमने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में डिस्कशन किया। अब हम डिटेल में बात करेंगे श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में। तो इनका जन्म तमिलनाडु में 1017 CE के दौरान हुआ। 1017 में इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में। और मोस्ट रिस्पेक्टेड आचार्य है ये फिलॉसफी ऑफ श्री वैष्णविज्म के अंदर, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं ये। और इन्हें इलिया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दीप्तिमान, रेडियंट वन, जिसका मतलब होता है दीप्तिमान, रेडियंट वन। और उनके दार्शनिक विचारों का भक्ति आंदोलन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। और वेदांत की विशिष्टवेद धारा के मुख्य प्रणेता थे ये, चीफ प्रपोनेंट थे
वेदांत सब स्कूल के विशिष्ट वैद्य के। और भाष्य, क्वेश्चन आ सकता है भाष्य किससे एसोसिएटेड है, तो रामानुज आचार्य जी से एसोसिएटेड भाष्य हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने ब्रह्मा सूत्र और भगवत गीता पर भाष्य जैसी संस्कृति में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। सो गाइस, विशिष्ट अद्वैत है क्या? तो वेदांत दर्शन की एक गैर द्वैतवादी दार्शनिक मत है, नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी है ये। इसके अनुसार जगत, ये पूरा वर्ल्ड और जीवात्म यानी कि ये वर्ल्ड और ये दुनिया दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म से अलग अलग है, फिर भी ये ब्रह्म से ही उद्भूत है। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ब्रह्मा से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है, अतः ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक है। मतलब कि कुल मिलाकर ये जो पूरा जो वर्ल्ड हम लोग को जो देखने को मिलता है, ये किसका हिस्सा है? ब्रह्मा का हिस्सा है, बट फिर भी ब्रह्मा से अलग है, जुड़ा भी हुआ है और अलग भी है। जैसे कि सूर्य, और एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि सूरज और किरणें, तो किरणें जो है वो कहां से निकल रही हैं? सूरज से आ रही हैं, बट जो किरणें आती है वो कैसी आती हैं? अलग अलग आती हैं, बट इसका संबंध किरणों का किससे है? सूरज के साथ है। तो ऐसे ही ये पूरा जो ब्रह्मांड जो हम लोग को देखने को मिलता है, पूरा यूनिवर्स, सब कुछ, मतलब ब्रह्मांड मतलब सब कुछ जो भी एग्जिस्ट करता है, जिसका भी एग्जिस्टेंस है, राइट, तो बताया जा रहा है कि और इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, मतलब अलग होने के बावजूद भी कनेक्टेड है। तो ये फिलॉसफी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और इसे परिमित अद्वैतवाद या फिर परिमित अद्वैतवाद या गुणात्मक अद्वैतवाद भी कहा जाता है, राइट, वर्णित किया जाता है इन रूप में भी। तो ये पॉइंट बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक आपको बेसिक सी जानकारी, थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बस ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है 1992 का, उसके बारे में। तो 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी केस में, जिसे मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है, मंडल कमीशन केस। और इसी पर्टिकुलर कमीशन ने इंपोज किया था, लागू किया था कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी थी इसी पर्टिकुलर कमीशन ने, मंडल कमीशन ने, मंडल आयोग ने, राइट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि करी थी, सही ठहराया था कि 27% कोटा जो है वो दिया जाए बैकवर्ड क्लासेस को, राइट। और इन्होंने एक्चुअली 1992 के समय पर ही ये कहा गया था कि 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, यानी कि जो हमारी जो बैकवर्ड क्लासेस जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, हायर कास्ट में, राइट, जनरल कैटेगरी में जो बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, राइट, तो उनको 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराओ गवर्नमेंट जॉब में। तो उस समय इस चीज को रद्द कर दिया गया था, राइट, 1992 के समय पर। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। ईडब्ल्यूएस के बारे में जो मुद्दे जो उठना शुरू हो गए थे वो 1990s के समय से भी, इवन उससे पहले ही कई बार कुछ रिपोर्ट्स में उठने शुरू हो गए थे। और 1992 का इंदिरा साहनी केस था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था कि हायर जो कास्ट हैं तो उनमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं तो उनको रिजर्वेशन अभी नहीं दिया जाए। तो ये 1992 के केस की बात है, राइट। और सेम केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि जो रिजर्वेशन जो होना चाहिए जो बेनिफिशियरीज का, तो वो हमारे इंडियन जो ओवरऑल पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि पूरे देश की जितनी जनता है उसमें 50% से ज्यादा जनता को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देना है, राइट। यानी कि मैक्सिमम रिजर्वेशन का बेनिफिट जो दिया जा सकता है वो हमारी कंट्री की 50% तक की जनता को दिया जा सकता है। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम केस में 1992 के केस में कही थी। और क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट भी यहां पर जो है वो बनना शुरू हो गए, क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को भी बल मिल गया इसी समय, इसी केस के दौरान। और इवन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये लाया गया कि जो रिजर्वेशन जो होगा बैकवर्ड क्लासेस का, तो वो सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए ही होना चाहिए, प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये चीज इंदिरा साहनी केस के अंदर हमें देखने को मिली। और गाइस सवाल ये उठता है कि 50% ही क्यों? तो उसके पीछे के कारण आप ध्यान से सुनिए। तो भारत में अंतिम बार जातियों की गणना वर्ष 1931 की जनगणना के दौरान की गई थी और इसके आधार पर मंडल आयोग द्वारा
अन्य पिछड़ा वर्ग को चिन्हित किया गया था। तो पॉइंट याद रखना कि मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था अदर बैकवर्ड क्लासेस को, और इस जनगणना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जनसंख्या देश में कुल आबादी का 52% थी। तो इसी आधार पर यानी कि देश की आबादी के आधार पर यह रिजर्वेशन को इन्होंने 50% से मार्क कर दिया उस समय के आंकड़ों को अगर देखें हम लोग तो। और हालांकि अदालत ने अपने निर्णय में आरक्षण को उचित ठहराया और कहा कि इसके लिए एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, किंतु फैसला सुनाते समय जनसंख्या से संबंधित सवाल पर विचार नहीं किया गया। तो इसलिए इसको इन जनरल 50% उस समय के हिसाब से फिक्स कर दिया गया कि रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जो होगी या फिर सीलिंग लिमिट जो होगी वो 50% होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय जो हमारी देश की जो आबादी थी वो बैकवर्ड क्लासेस में 50% हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो उस आधार पर यह चीज कर दी गई। और गाइस एक तमिलनाडु का भी एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु ने क्या किया था कि तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन लिमिट को इसने बढ़ा दिया था, 69% कर दिया था। तो तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने, तमिलनाडु की विधानसभा ने तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट एक्ट 1993 को पास करके रिजर्वेशन लिमिट को 69% कर दिया। इन्होंने पास किया किस कानून को? तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य सेवाओं में नियुक्ति या पदों का आरक्षण अधिनियम 1993 ये पारित करके तमिलनाडु द्वारा निर्धारित 69% आरक्षण सीमा को बरकरार रखा गया। बाद में सेम इसी कानून को तमिलनाडु के 1994 में 1994 में 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया, 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो ये पॉइंट है बेसिक सा जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी तक इंदिरा साहनी के मामले में क्या चीज हुई, मंडल कमीशन ने किस प्रकार से ओबीसी और 50% का क्लॉज है वो सामने रखा, और किस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की सीलिंग को जो है वो 50% किया। तो ये और तमिलनाडु का एक्सेप्शन, तो ये 4-5 चीजें अभी तक हमने समझी। अब हम समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी कौन से अमेंडमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 जिसमें इंदिरा साहनी का जो मामला जो था, तो आप जानते हैं इंदिरा साहनी के मामले में सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स पर ही रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, प्रमोशंस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन था। बट बाद में इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाकर संशोधन करके संविधान का आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया, जिसमें इन्होंने पावर दी स्टेट को कि स्टेट जो है वो SC/ST एम्प्लॉइज जो हैं तो उनके प्रमोशन में भी यानी कि उनको प्रमोट करने के लिए भी रिजर्वेशन ला सकती है, अगर उनको लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेटेड नहीं है। मतलब जैसे कि कोई राज्य है, उस राज्य में जैसे कि अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर SC/ST के रिजर्वेशन चाहिए, यानी या फिर आप कह सकते हैं कि SC/ST के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए प्रमोशन चाहिए होता है, राइट? प्रमोशन के माध्यम से उस पोस्ट पर जो है वो पहुंचा जा सकता है, बट अभी वो पोस्ट जो है वो खाली है, वहां पर कोई भी SC/ST का रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो पदे जो है वो पर्याप्त उसके अंदर हम लोग को प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, तो स्टेट प्रोविजंस लाकर प्रमोशन पर भी रिजर्वेशन जो है वो कर सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर है, ठीक है? तो ये चीज लाई गई थी 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत। फिर 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 का हमें देखने को मिला, जिसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 16(4)B को, और इसने कहा कि जो भी अनफिल्ड SC/ST कोटा है, मतलब कि SC/ST कोटा जो कि अभी तक भरा नहीं है, जिसकी रिक्ति है यानी कि अनफिल्ड है, वेकेंट है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है एंड उसे सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा, उसे उस साल की रेगुलर वैकेंसी के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। बट एक चीज ध्यान में रखी जाए कि 50% से ज्यादा की सीलिंग लिमिट जो है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब जो सीलिंग लिमिट है 50% की रिजर्वेशन के अंदर, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी आप क्या कर सकते हो कि जो पिछले साल की जैसे वैकेंसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि पिछले साल की 5 सीट जो है वो SC/ST के लिए वेकेंट थी, राइट? अब इस साल जो है वो 10 सीट का जो है वो हो रहा है चुनाव जो है वो, या फिर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 10 सीटों के लिए जो है वो
वैकेंसी निकली है, राइट, रिक्तियां हैं। तो पिछले साल की 5 सीट और इस साल की 10 सीट, तो ऐसे करके 15 सीट हो जाएंगी, राइट। तो कह रहे हैं कि आप 15 सीट के लिए कर सकते हो, बट 5 सीटों को अलग ही रखो, रिजर्व कैटेगरी में रखो, इसको क्लब नहीं करना है, विल बी ट्रीटेड सेपरेटली, नॉट क्लब्ड विद द रेगुलर वैकेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। बट ये चीज ध्यान में रखना है कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा का जो है वो नहीं प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो ये चीज जो है उन्होंने सन 2000 में 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करी थी। फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 का हमें देखने को मिला था। इन्होंने ये चीज बोली थी कि प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन जो होगा वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के ऊपर आधारित होगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इस पर्टिकुलर जो चेंजेस जो ये लेकर आए थे, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव चेंज लेकर आए जो कि 1995 से लागू होगा। ये बताया कि 1995 के बाद से जितने भी एससी और एसटी एम्प्लॉइज जो हैं, राइट, तो उनका सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन जो है वो किया जाएगा। तो ये चीज जो है वो इन्होंने यहां पर मेंशन कर दी थी 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड कराना है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। और आर्टिकल 335 जो है वो किस चीज की बात करता है, अनुच्छेद 335। तो सिंपल शब्दों में इस चीज को समझो कि अनुच्छेद 335 बस सिंपल सी ये बात करता है कि अगर कोई स्टेट या यूनियन अगर एससी और एसटी के रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इनकी सर्विसेज या इनकी पोस्ट को जो है वो अगर निकाल रही है, इस पर विचार कर रही है रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सुनिश्चित करे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की इसका कोई भी इंपैक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब नेगेटिव इंपैक्ट की यहां पर बात की जा रही है कि मतलब अगर आप रिजर्वेशन को इंक्लूड कर रहे हो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट तरीके से चलना चाहिए, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस पर, राइट, किसी भी प्रकार से। तो इसकी बात आर्टिकल 335 करता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और बाकी अभी यूपीएससी वाला जो मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो चल रहा है, तो इस पर क्योंकि ये टॉपिक जो आया था वो यूपीएससी के मामले से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला था, रिजर्वेशन के मामले से रिलेटेड। तो इस पर अगर कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट ने अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर एक जो है वो पिटीशन फाइल करके कहा है कि अभी रिसेंटली जो रिजल्ट निकला है 2021 में, फाइनल रिजल्ट 2020 का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का फाइनल रिजल्ट जो है, तो उसको रद्द किया जाए क्योंकि वो 50% की जो रिजर्वेशन सीलिंग जो है उसका उल्लंघन करता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस बताया जा रहा है कि दिसंबर 2021 में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि ये अमेंड करेंगे वाइल्ड लाइफ एक्ट को, वन्य जीव अधिनियम में संशोधन करने के संबंधी योजना की घोषणा जो है वो की गई थी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। और ऑलरेडी आपको बता देगा इसकी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट जो है वो ऑलरेडी कई बार हो चुके हैं। 1982 में हुआ, 1986, 1991, 1993, 2002, 2006, 2013, तो ऑलरेडी कई बार इसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। तो क्या चेंजेस सामने प्रस्तावित किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं? तो अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारे एरिया को कवर किया जा रहा है। मतलब कि जो वाइल्ड स्पीसीज जो होती है, जंगली जानवर प्रजाति जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, उनके व्यापार से लेकर, उनके ट्रेड से लेकर, उनके जैसे कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज में फिल्म मेकर जो है वो फिल्म बनाते हैं तो उसकी परमिशन तक, इवन जो इन्वेसिव स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है समझते हो आप? आक्रामक प्रजाति, नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी कुछ प्रजातियां जो होती हैं वो आक्रामक होती हैं, जिन प्रजातियों के कारण आसपास की दूसरी प्रजाति का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है। तो ऐसी जो प्रजाति स्प्रेड होती हैं उनको कंट्रोल करना, मतलब काफी सारे एरियाज इसके अंदर अब ऐड किए गए हैं कि अगर किसी फिल्म मेकर को प्रोटेक्टेड एरिया में फिल्म बनानी है तो उसकी परमिशन से रिलेटेड पॉइंट्स मेंशन्ड है, राइट, प्रपोजल के अंदर। और जंगली जानवर जो है, वाइल्ड स्पीसीज वगैरह जो है, तो उसका अगर ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन मेंशन है। तो काफी सारी चीज इसके अंदर और ऐड कर दी गई है। कुछ पॉजिटिव चीजों की बात करें गाइस तो बिल के अंदर पेनाल्टीज बढ़ा दी गई है। मतलब कि जिस क्राइम करने पर, वाइल्ड लाइफ क्राइम करने पर जो सजा जो होती थी 25,000 रुपए जुर्माने की होती थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। एक नया और सेपरेट चैप्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है जो प्रजातियां हैं उनके रेगुलेशन से रिलेटेड, कि जो भी प्रजाति जो है वो CITES की ट्रीटी के तहत हमें देखने को मिलती है, जिन पर इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व होता है, तो उसको और बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक अलग सेपरेट चैप्टर जो है वो, एक नया चैप्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है।
और बिल के अंदर बैन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना CITES अथॉरिटीज की प्रायर परमिशन के, यानी कि बिना CITES के परमिशन लिए किसी भी पर्टिकुलर प्रजाति को ना अपने पास रख सकता है, ना उसका व्यापार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, ना उसकी ब्रीडिंग करवा सकता है। और बिल जो है गाइस रिकॉग्नाइज कर रही है कि जो भी खतरे होते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के कारण, तो उससे रिलेटेड जो है वो उसको रिकॉग्नाइज, खतरों को रिकॉग्नाइज करने का प्रोविजन भी शामिल किया गया। मतलब कि वही जो आक्रामक प्रजाति, विदेशी प्रजाति जो होती है, राइट, बाहर से आने वाली जो प्रजाति इंडिया के अंदर है जो आक्रामक है, कि उस प्रजाति के कारण जो है वो हमारे आसपास की जो प्रजाति है वहां पर जो रहती हैं उनको नुकसान, उनको खतरा होता है। तो ऐसी प्रजाति को रिकॉग्नाइज करने के पर्पस के लिए भी प्रोविजन इसके अंदर शामिल है। बट कुछ चीजें इस बिल के अंदर मेंशन नहीं की गई हैं और उस बिल से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, तो जिसके बारे में अगर बात करें तो बिल के अंदर रीजनल इन्वेसिव स्पीसीज का जिक्र नहीं है। रीजनल इन्वेसिव स्पीसीज मतलब क्षेत्रीय आक्रामक प्रजाति, मतलब ऐसी प्रजाति जो हमारी कंट्री की ही है, जो कि आक्रामक नेचर की है, मतलब कि जिस प्रजाति के कारण आसपास की प्रजाति का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसके बारे में कोई भी चीज है वो मेंशन नहीं करी है नए अमेंडमेंट के अंदर। और अमेंडमेंट बिल के अंदर कोई भी सेपरेट शेड्यूल हम लोग को स्पीसीज का नहीं देखने को मिलता है जो कि क्लासिफाई करे वर्मिन स्पीसीज को। वर्मिन स्पीसीज आप समझते हो क्या होता है? नाशक स्पीसीज, मतलब ऐसी प्रजाति जिस पर केंद्र सरकार जो है वो परमिशन दे सकती है उनके शिकार पर, या उनको, जैसे कि होता है ना कि ऐसी कुछ प्रजाति जो है जिनकी हंटिंग जो होती है उसको अलाउ किया जाता है, ऐसी कुछ प्रजातियों को। तो जैसे कि कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि बंदर, कि कई बार जो बंदर की प्रजाति जब बहुत ज्यादा जो है वो हो जाती है तो कई बार केंद्र सरकार कुछ कुछ एरियाज पर उनकी हंटिंग जो है वो अलाउ कर देती है, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रजाति जो है वो कितना नुकसान पहुंचा रही है उस चीज के ऊपर, राइट। और वैसे तो ये चीज इसके विरुद्ध काफी ज्यादा एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, हमेशा रहते हैं कि किसी प्रजाति को मारा ना जाए। बट कई बार उन प्रजाति के कारण ह्यूमन का सर्वाइवल मुश्किल में पड़ जाता है, ह्यूमंस को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, तो फिर ह्यूमन जो है वो मरवा देता है। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है वैसे ऐसा, क्योंकि देखो ह्यूमन के पास वो वेपन्स है, वो बंदरों के पास नहीं। अगर उनके पास होते या किसी प्रजाति के पास नहीं, उनके पास होते तो ह्यूमन को ही मार देते, है ना। तो वो एक बड़ी दिक्कतें हैं। तो और वैसे भी पूरा गेम जो है वो सर्वाइवल के ऊपर ही हम लोग को बेस देखने को मिलता है। तो इसके बारे में मतलब कि वर्मिन स्पीसीज के बारे में कुछ चीज मेंशन नहीं है, राइट, इस बिल के अंदर। इसके अलावा बिल के अंदर प्रपोजल रखा गया है शेड्यूल्स को लेकर, काफी सारे शेड्यूल्स के नंबर को कम किया जा रहा है, 6 से 4 शेड्यूल्स किए जा रहे हैं, और रैशनलाइज करने के पर्पस के लिए लिस्ट को, यानी कि तर्क संगत बनाने के लिए, राइट। 2 मेन सब्स्टिट्यूट हम लोग को शेड्यूल के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, राइट, जो कि स्पेसिफाई करेंगे प्रोटेक्टेड स्पीसीज को, राइट, गेटिंग इट। और इस बिल के अंदर जो ऑलरेडी मौजूद राज्य वन्यजीव बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ है, इनको समाप्त किया जाएगा। यानी कि ये बिल के अंदर बोल रहे हैं कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हटा दो और इसकी जगह पर एक स्टैंडिंग कमेटी स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, जिसको हेड करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के फॉरेस्ट मिनिस्टर, और इसके अंदर 10 मेंबर होंगे जिनको फॉरेस्ट मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। तो ये कमेटी होने वाली है, मतलब कि एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हटाकर एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो है वो सेटअप की जाए। और आपको बता दें कि आज की डेट में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो मैनेज करती है कि स्टेट लेवल पर जितनी भी वाइल्ड लाइफ जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि वन्यजीव जितने भी हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो ये बोर्ड के हेड होते हैं, और इस बोर्ड के अंदर 20 से भी ज्यादा मेंबर्स होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राज्य विधानमंडल के होते हैं, कुछ एनजीओस के होते हैं, कुछ कंजर्वेशनिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, संरक्षणवादी यानी कि, राइट, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और ट्राइबल वेलफेयर के, राइट। तो काफी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, 20 से भी ज्यादा लोग स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अंदर, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंदर, राइट। और जो अमेंडमेंट को अभी प्रपोज किया गया है इसमें बताया जा रहा है कि कमर्शियल सेल और परचेज जो है एलिफेंट्स का, हाथियों का सेल्स और परचेज, वो अब बैन नहीं किया जाएगा। अब ये एक बड़ी समस्या और चिंता वाली बात है कि अगर एलिफेंट्स के सेल और परचेज के ऊपर जो रोक अभी तक लगी थी, जो प्रतिबंध अभी तक लगा था, उसको ये लोग हटा रहे हैं, तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन जो है वो सीवियरली इंपैक्ट होगी। एलिफेंट का ट्रेड जो है, जो लीगलाइज जो होगा, उसके कारण से बड़ी दिक्कतें जो है वो एलिफेंट्स को हो सकती हैं, राइट। तो ये एक चिंता व्यक्त की जा रही है।
और आपको बता देगा इसकी 1972 में पार्लियामेंट जो है वो लेकर आई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स होती हैं जो कि रेगुलेट करती हैं कि वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं उनकी हंटिंग को, मतलब कि उनके शिकार को राइट रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, कि जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार के लिए नियम है इसके अंदर राइट, जो कि ये बनाती है स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। ये स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश करती है सेंचुरीज को और नेशनल पार्क को, पॉइंट टू बी नोटेड। ये रेगुलेट करती है कि वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड जो है और एनिमल प्रोडक्ट्स का और ट्रॉफीज का जो ट्रेड है वो किस प्रकार से होना है। फिर इसके अलावा पेनाल्टी भी लगाती है, अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड जो है वो नियम बताती है कि किस प्रकार से सामने वाले के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी राइट। और गाइस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर जो भी स्पीसीज मौजूद हम लोग को देखने को मिलती हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो वो पूरी तरह से बैंड है इंडिया के अंदर, मतलब कि उनका ट्रेड वगैरह पूरी तरह से बैंड है। और हंटिंग स्पीसीज की बात करें तो ये शेड्यूल 2 के अंदर, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिनको रेगुलेट किया जाता है लाइसेंसिंग के माध्यम से, जिनकी हंटिंग लाइसेंसिंग के माध्यम से रेगुलेट की जाती है। कुछ स्पीसीज जो है वो वर्मिन की कैटेगरी में है, शेड्यूल 5 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, जिनकी हंटिंग पॉसिबल है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बट फिर भी सरकार जो है वो उस पर भी ऑर्डर इम्पोज जो है वो करती है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और वाइल्ड लाइफ वार्डन और उनके जो स्टाफ होते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को एडमिनिस्टर करते हैं राइट, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को 1982 में अमेंड किया गया था, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए कुछ प्रोविजन, जिसके तहत परमिशन दी जा रही थी कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स को आप कैप्चर कर सकते हो, मतलब बंदी बना सकते हो, उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पर्पस के लिए राइट, सिर्फ साइंटिफिक मैनेजमेंट के पर्पस के लिए, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को और बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर करने के पर्पस के लिए कुछ और बॉडीज का गठन किया गया, जैसे कि नेशनल और स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है गाइस। इसके अंदर फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर, मतलब कि वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है, क्योंकि अब ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले ये स्टेट लिस्ट का मतलब स्टेट सब्जेक्ट हुआ करती थी, स्टेट लिस्ट में थी। और आर्टिकल 51A(G) की अगर हम लोग बात करें तो बताया जाता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की, हर एक नागरिक की, हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे राइट, तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्टिकल 48A की बात करें, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कहती है कि स्टेट जो है इसे कार्य करना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने और इंप्रूव करने के लिए, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो हमारी कंट्री की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए स्टेट को कदम उठाने चाहिए राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है उसकी लिंक है, तुरंत जाकर उसको ज्वाइन करो। वहां पर आपको जो अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, इसकी रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और हमारी मेंस की एक फ्री आंसर राइटिंग की क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पर, उन क्लासेस को फॉलो करिए और उसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारा कंप्लीट जनरल स्टडीज का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीरो से पूरी तैयारी इसमें करवाई जा रही है, जीरो से पूरी कंप्लीट जीएस 1 2 3 4 आपका करवाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जा रही है क्लासेस के दौरान, तुरंत उसको ज्वाइन करें। एंड सेकेंडली हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच है, जहां पर 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप आंसर्स लिखकर भेजते हैं और हमारी टीम जो है, बेस्ट फैकल्टी जो है हमारी, वो आपकी कॉपीज को चेक करती हैं और आपको बताती है कि आप कैसे आंसर्स को इंप्रूव करेंगे राइट। और 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब मान के चलिए कि इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से रेगुलरली जैसा मैं कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा।
एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मेंस आंसर राइटिंग बैच से रिलेटेड या हमारे जीएस बैच से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। नंबर है 9713282838। बाकी हमारा करंट अफेयर्स का पेड प्रोग्राम भी है, जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। आप कंटिन्यू करिए लेक्चर को, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन होकर ही रहेगा। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे रूफटॉप सोलार स्कीम के बारे में। तो घर की छतों पे आप लोग जानते हैं गाइज कि काफी ज्यादा लोग जो है वो सोलार ग्रिड्स को लगवा रहे हैं भारी मात्रा में, और सरकार इस ग्रिड्स पर जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है इसी रूफटॉप सोलार स्कीम के तहत। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, ये पूरी स्कीम को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ये स्कीम है। ये इंप्लीमेंट करवा रही है स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर इस स्कीम को डिस्कॉम्स के द्वारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं जो कंपनीज, तो उनके द्वारा स्टेट लेवल पर ये स्कीम रूफटॉप सोलार पावर स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है। और अभी इसका फेज 2 चल रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2022 तक 40,000 मेगावाट सोलार एनर्जी को जनरेट करना रूफटॉप सोलार प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। तो ये पॉइंट बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा पहले 3 किलोवाट के लिए 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से मैक्सिमम 10 किलोवाट तक के लिए 20% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। और जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स है, यानी कि एक व्यक्ति अगर कहीं से भी, देखो पहले क्या था, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं कि पहले हमें देखने को मिलता था कि एक व्यक्ति जो है वो अगर सरकार द्वारा बताए गए जो लिस्टेड वेंडर्स हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज सरकार द्वारा बताई गई कि आप अगर इन कंपनी से अगर सोलार ग्रिड परचेज करोगे तो ही आपको जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 20% 30% वाली, राइट। बाकी दूसरी जगह से करोगे तो नहीं की जाएगी। बट अब सबके लिए ओपन कर दिया है। अब कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति किसी भी वेंडर से अगर सामान अगर परचेज कर रहे हैं, रूफटॉप सोलार ग्रिड्स अगर परचेज कर रहे हैं, तो उनको सब्सिडी मिलेगी। पहले ऐसा नहीं था। इनिशियली जब ये स्कीम लाई गई थी तो सरकार ने बोला था कि आप हमारे द्वारा बताए गए ही वेंडर से जो है वो परचेज करोगे सोलार ग्रिड्स को, बट अब किसी से भी परचेज जो है वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता अगर ये सोलार रूफटॉप सोलार प्लांट जो है वो परचेज करता है या फिर ग्रिड जो है वो परचेज करता है, तो उसे सब्सिडी का अमाउंट काट कर उस वेंडर को जो है वो रिमेनिंग अमाउंट देना रहता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलती है। और मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का क्या है? तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रमोट करना ग्रिड कनेक्टेड सोलार फोटोवोल्टाइक रूफटॉप्स को और स्मॉल सोलार फोटोवोल्टाइक पावर जनरेशन प्लांट्स को रेसिडेंशियल एरिया में, किसी कम्युनिटी वाले एरिया में, इंस्टीट्यूशनल वाले एरिया में, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरियाज में, राइट। तो वहां पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सोलार एनर्जी का उपयोग करें। सबसे पहला और मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही है। और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी को हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि कोयले को जलाकर बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, तो इस फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, राइट। इससे फायदा यह होगा कि हमारा एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड होगा। और इंकरेज करना है एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, और यही एक वजह है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सोलार एनर्जी का उपयोग करें, राइट। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोलार एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जैसे प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा सोलार एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना, इनको क्रिएट करना, एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर सोलार पावर का सप्लाई जो है वो हमेशा बरकरार रहे, रूफटॉप के माध्यम से या स्मॉल प्लांट के माध्यम से ग्रिड में। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस स्कीम के अंदर ना ही सिर्फ एक व्यक्ति सोलार ग्रिड्स को लगाकर सिर्फ अपने घर की बिजली जो है वो चला सकता है, अपने घर की बिजली को सोलार ग्रिड के माध्यम से पावर कर सकता है, बल्कि इसके अलावा जो सरप्लस, जो ज्यादा मात्रा में जो सोलार एनर्जी जनरेट होती है, तो इसे ये वापस ग्रिड में भेज सकते हैं। जब ये वापस ग्रिड में भेजेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, तो उससे फायदा ये होगा कि दूसरों को भी सोलार एनर्जी जो है वो मिल सकेगी। और वापस ग्रिड में भेजने के लिए इनको और बेनिफिट मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे सरकार की तरफ से, जितनी मात्रा में ये एनर्जी जनरेट कर रहा है। मतलब कि ये मान के चलिए कि घर घर में, मतलब हमारी कंट्री में ऐसा बना देना है कि घर घर में जो है वो सोलार रूफ टॉप्स हो, राइट। और ये सोलार रूफ टॉप जो है वो सिर्फ अपने ही घर के लिए एनर्जी जनरेट ना करें, एनर्जी प्रोड्यूस ना करें, बल्कि ये और ज्यादा मात्रा में जो है वो एनर्जी, जो सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसे वापस ग्रिड में भेज सकें। आपको याद आ रहा होगा गाइस कि मैंने कुछ समय पहले आपको एक ग्रीन बिल्डिंग
ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया था, ग्रीन बिल्डिंग का। तो ये सेम उसी चीज से एसोसिएटेड ये कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे हाउसेस को हम लोग को ऐसे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना है, या ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड है वहां पर सिस्टम इस प्रकार का इंस्टॉल करना है कि वो पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो जनरेट करें, यानी कि सोलर एनर्जी से जनरेट करें, और एक्स्ट्रा सरप्लस में जो बिजली जो जनरेट हो रही है, यानी कि सोलर एनर्जी जो जनरेट हो रही है, उसे वापस ग्रिड पर जो है वो भेज दिया जाए, जिससे कि उसका उपयोग और भी दूसरे लोग कर सकें। राइट, तो ये चीज है, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिएगा। और बेनिफिट क्या है रूफटॉप सोलार के, तो ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलेगा। राइट, और एनवायरमेंट बेनिफिट तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाएगा, कोयले को हम लोग नहीं जलाएंगे। राइट, ये ऐसी जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं जिन जगह पर मतलब ग्रिड जो है वो मौजूद नहीं, खंभे नहीं लगे हुए हैं, मुश्किल है, ऐसे रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरियाज। राइट, जैसे हिली टेरेन वाले जो एरियाज होते हैं जहां पर बिजली के खंभे लगना इम्पॉसिबल सा रहता है। राइट, तो उस जगह पर आप जो है वो सोलर पावर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हो। और बताया यह गया कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यह चीज बताया कि हमारी कंट्री के अंदर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का मार्केट पोटेंशियल 124 गीगावाट का है। राइट, बट कुछ चैलेंजेस भी है। एक तो सप्लाई से रिलेटेड की सोलर ग्रिड्स, सोलर पैनल्स वगैरह जो है उनका सप्लाई बड़ी दिक्कत वाली कहानी है। राइट, उनके सप्लाई में स्टोरेज फैसिलिटीज जो है उसके कारण ये पूरी ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। राइट, और इसके अलावा अगर रूफ में आप सोलर जनरेट करने के लिए अगर ये पैनल्स को, ग्रिड्स को लगाते हो, तो फिर आप छत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। राइट, क्योंकि छत पर पूरी ग्रिड्स लगी रहेंगी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसके कारण भी काफी सारे लोग, काफी सारे लोग थोड़े शौकीन होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी घर की छत में हल्का सा वो आर्टिफिशियल गार्डन टाइप का है, जहां पर वो चेयर वे लगा के बैठ सकें, पार्टी कर सकें। बट एक बार आपने सोलर ग्रिड लगा दी है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये एक इशू है। और कई केसेस में आपको बताएगा इसकी रेसिडेंशियल कस्टमर्स जो है वो कई केसेस में, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, बट हमारे पास ये जो सोलर ग्रिड जो है वो काफी महंगे हैं, तो काफी सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, कि जिसके कारण से अभी हम फुल फुल तरीके से, पूरी तरीके से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्री में तो सरकार प्रोवाइड नहीं करा रही है। सरकार इसमें मतलब 20%, 30% का मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करा रही है, बस एक प्रकार से ये आप समझ सकते हैं सब्सिडी के माध्यम से। राइट, तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अलाउ कर दिया है कि जो भी लोग रूफटॉप सोलर पैनल्स को परचेज कर रहे हैं और अपने घर पर लगा रहे हैं, और वो किसी भी वेंडर से आप परचेज कर सकते हैं, उनको सिर्फ क्या करना है, उनको जो भी सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है तो उसकी फोटोग्राफ उनको भेजनी है, और भेजते सहित ही उनको सब्सिडी का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। राइट, इससे पहले रूफटॉप सोलर स्कीम के तहत हाउस होल्ड को सिर्फ उन्हीं जगह से लेना पड़ता था सोलर ग्रिड्स को जिन जगह से स्टेट ने बोल के रखा था, यानी कि एक लिस्ट दी थी वेंडर्स की स्टेट ने कि आप इन जगह से ही जो है वो सिर्फ सोलर पैनल परचेज कर सकते हो, दूसरी जगह से नहीं कर सकते। अब आप कहीं से भी परचेज करके सरकार की सब्सिडी जो है वो अवेल कर सकते हो। तो ये एक अपडेट थी जो अभी सरकार ने दी, इसको लेकर ये रूफटॉप सोलर स्कीम का टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला। राइट, क्लियर है? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस, अब जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे क्वाड ग्रुप जो है वो क्लाइमेट एक्शन में मदद कर सकता है, जलवायु कार्रवाई में किस प्रकार से क्वाड ग्रुप, क्वाड समूह, तो आप तो अभी तक तो आपको रट चुका होगा कि क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्री आती है। बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि क्वाड ग्रुप में कौन सी 4 कंट्रीज हैं। तो और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये टॉपिक है। और आप जानते हैं गाइस कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक के अंदर आप किस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल को अपना इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए, वो अभी आप सीखेंगे। मतलब कि क्लाइमेट चेंज का अगर टॉपिक आ रहा है, कोई आप आंसर्स लिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो क्वाड ग्रुप के बारे में जरूर लिखिएगा। तो इससे पता लगेगा कि आप जो है किस प्रकार से एक टॉपिक को दूसरे के साथ इंटरलिंक कर सकते हो। राइट, जैसे क्योंकि जब भी कोई आपकी कॉपी चेक करेंगे, और इवन आप जानते हैं गाइस कि यूपीएससी के आंसर्स को आपको इस प्रकार से बनाना है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करना है। और ये यूपीएससी का एग्जाम और उसकी प्रिपरेशन यही है कि अगर आप इंटरलिंकिंग सीख गए, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करने वाली जो जो कला है, आर्ट है, उसको अगर आप सीख गए तो आप इस गेम को जो है वो जीत जाओगे। तो इस पर ज्यादा फोकस किया करो, अपने आंसर को सिर्फ एक ही चीज पर सीमित मत रखा करो, डायनेमिक बनाया करो और बेहतर बनाया करो, और अलग अलग चीजों से लिंक किया करो। अब देखो क्लाइमेट चेंज को आप अभी लिंक कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, यानी कि क्वाड ग्रुप के साथ। तो इसके काफी सारे अभी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बहुत ध्यान से सुनो।
तो अगर क्वेश्चन आता है कि कॉड ग्रुप की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका निर्माण जो है वो कहां से हुआ है, तो 2004 में जो सुनामी आई थी, जो कि एक नेचुरल कलामिटी, एक प्राकृतिक आपदा थी, तो उसी से निपटने के उद्देश्य से कॉड समूह जो है वो बना था, राइट। और ये 4 कंट्रीज एक साथ मिली, किस पर्पस के लिए, कि इस धरती को जो है वो बचाना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, कि लगातार जो एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, संकट में हम लोग को लगातार जो देखने को मिल रहा है, तो उससे कैसे निपटें, कैसे बचाएं इस हमारे पर्यावरण को, इस उद्देश्य से ये 4 कंट्री एक साथ इकट्ठा हुई थी। और क्वाड के क्या प्रयास हैं इसी संबंध में, क्लाइमेट एक्शन के संबंध में, जलवायु कार्रवाई के संबंध में, तो इनकी जो अभी समिट 2021 में हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इस दौरान इन्होंने संकल्प लिया कि ये एक साथ जो है वो होंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे और क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु संकट से जो है वो मुकाबला करेंगे और उससे निपटेंगे। और उससे निपटने के लिए जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज जो हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी साथ में मिलकर बनाएंगे, जिससे कि जलवायु संकट से निपटा जा सके, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से, क्लाइमेट क्राइसिस से निपटा जा सके। इनका फोकस है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंट बना देना। क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंट मतलब कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव जो है, इंपैक्ट जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ना पड़े, इस डायरेक्शन में प्रयास करना, इस डायरेक्शन में फोकस करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये कैसे हो सकता है, तो ये आपस में क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो अगर बाय चांस कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डैमेज ना हो, उसको दोबारा से हम लोग रीबिल्ड कर सकें। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, राइट। नई टेक्निकल फैसिलिटी जो है वो बिल्डअप करना, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। और जो छोटे आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, उनको बताना कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा छोटे आइलैंड्स को ही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा तो आइस शीट, ग्लेशियर्स ये मेल्ट होंगे, और मेल्ट होंगे तो सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, और सी लेवल इंक्रीज होगा तो बहुत भारी मात्रा में आइलैंड्स जो है, स्पेशली छोटे छोटे आइलैंड्स, पानी के नीचे सबमर्ज हो जाएंगे, चले जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, उनकी मदद करना कि कैसे वो संकट से निपट सके, राइट। सेटअप करना क्लाइमेट और इंफॉर्मेशन सर्विसेज टास्क फोर्स को, तो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव है, फोकस एरियाज है क्वाड ग्रुप्स का, क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर, जलवायु संकट को लेकर, राइट। और क्या करना चाहिए, तो क्वाड को जो है वो आज की डेट में फोकस करना चाहिए कि एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, मतलब कि आज की डेट में जो फॉसिल फ्यूल्स का जो उपयोग किया जा रहा है पावर को जनरेट करने में, तो उसको आप जो है वो चेंज करो, फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो ट्रांजिट करो, चेंज करो, रिन्यूएबल एनर्जी से हम पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, इस चीज में ट्रांजिशन करना है। तो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इन सब चीजों की मदद से क्वाड ग्रुप जो है वो मिलकर कोशिश करें कि एनर्जी ट्रांजिशन में, कि फॉसिल फ्यूल्स से जनरेट होनी पावर, जो फॉसिल फ्यूल से जो पावर जनरेट होती है उसको हम लोग एंड करें, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करें। और गाइस क्वाड ग्रुप जो है वो साथ में मिलकर, आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करा सकती है, जिसकी आवश्यकता है एनर्जी ट्रांजिशन गोल को अचीव करने में, जो कि गोल्स सेटअप किए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के द्वारा। तो ये 4 कंट्री मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी के पर काम करें कि एनर्जी ट्रांजिशन हो सके, फॉसिल फ्यूल से, कन्वेंशनल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग ट्रांजिट कर सकें। तो इस पर इन्हें प्रयास करना है, काम करना है। और गाइस इंडिया की बात करें तो हम लोग किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट। हम सर्विस क्या प्रोवाइड कराएं कि ये सब जो टेक्नोलॉजी जो बन रही है, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम करें। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारे पर्सनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान वाला जो हमारा टारगेट है वो अचीव होगा, साथ ही साथ हमारी जीडीपी भी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू चल रहा है तो वो रिजॉल्व होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना। तो एक टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ उस सीमित सेंटेंस पर ही आपको रुकना नहीं है, आपको उसके अंदर चीजें ढूंढनी है, क्योंकि अभी हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि इंडिया जो है वो क्या हेल्प करेगा, इंडिया हेल्प करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में,
कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर करेगा, कि ये सब जो टेक्नोलॉजीज जो है जो बनाई जाएंगी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तो उसके लिए इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करे। तो अब यहां तक सिर्फ आपको नहीं लिखना है, आपको इंडिया की भी इंटरेस्ट लिखना है ब्रैकेट में, कि इससे इंडिया को भी फायदा होगा, इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसके टारगेट्स को हम अचीव कर पाएंगे, हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारी कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, राइट, एक्सपोर्ट करेंगे हम तो पैसे हमें मिलेंगे, राइट, तो हमारा इसमें फायदा है, राइट, तो हम इस डायरेक्शन में काम करें और चाइना जो है उसको काउंटर करें हम, क्योंकि गाइस चाइना बहुत भारी मात्रा में हमें देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, पूरे दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते रेट में जो है वो भेजता है, हम भी भेज सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच में क्वेश्चन आएगा, सर सस्ते रेट कैसे कर पाएंगे हम लोग, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा सस्ता रेट करने का? गाइस सिंपल सी चीज है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के रेट को सस्ता करना है तो अपने मार्केट को बढ़ा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री है, मैं मान लेता हूं कि आपका प्रॉफिट जो है वो 50 करोड़ रुपए का होता है, आप खुश हो उस 50 करोड़ के प्रॉफिट में, है ना? आप क्या करो, अपने प्रॉफिट को मत इंक्रीज करो, राइट, यहां पर आप कस्टमर बेस को जो है वो इंक्रीज कर दो। और ये इससे फायदा बताओ क्या होगा, कि अभी तक आप जैसे मैं मान लेता हूं कि आप 100 करोड़ के प्रोडक्ट बेचते हो और आपको 50 करोड़ का उसमें प्रॉफिट हो जाता है और इसमें आप खुश हो, तो आप क्या करो, अपने प्रॉफिट को वहीं पर रखो, 50 करोड़ रुपीज तक अपने प्रॉफिट को रखो, या फिर लेट्स से कि 75 करोड़ रुपीज अपने प्रॉफिट को कर दो, और जो प्रोडक्ट जो है या मार्केट जो है इसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए आप कर दो, 250 करोड़। अब आप बोलोगे सर ये मार्केट 250 करोड़ कैसे होगा? अब होगा ये कि आज की रेट में लेट्स से कि आपका एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है जिसमें आप 10 रुपए कमा रहे हो, राइट, आपका एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है जिसमें आप 10 रुपए कमा रहे हो। आप एक काम करो ना, प्रोडक्ट की कीमत जो है वो कर दो, और ये प्रोडक्ट 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 लोग को आप बेचते हो, ठीक है, प्रोडक्ट की कीमत अगर कम होगी तो ज्यादा लोग जो है वो खरीदेंगे। आप करो क्या कि प्रोडक्ट की कीमत कम कर दो, अपने प्रॉफिट को उतना ही रखो बट प्रोडक्ट की कीमत कम कर दो, और वॉल्यूम बढ़ा दो, कस्टमर का वॉल्यूम बढ़ा दो, कि कीमत कम होगी तो कस्टमर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी तक आपके प्रोडक्ट को 100 लोग ही परचेस कर रहे थे, बट जहां आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 70 रुपए कर दी, तो हो सकता है कि 300 लोग परचेस कर लें, ज्यादा मात्रा में लोग परचेस कर लें। आप अपने प्रॉफिट को उतना ही रखिए, प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बट आप क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट को की वैल्यू को कम कर देंगे तो आपके ज्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे एंड इवेंचुअली आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जो चाइना इसी गेम पर खेलता है, यानी कि इसी गेम को खेलता है, ये क्या करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देता है जिससे कि वो उसको एक बड़ा मार्केट मिल सके, और इस बड़े मार्केट के साथ एक तो उसकी वो भी हो जाती है कि उसका प्रोडक्ट हर जगह जा रहा है कम कीमत पे, क्योंकि मार्केट जहां मार्केट बड़ा होगा, राइट, वहां आप सस्ते रेट में लोगों को चीजें भी प्रोवाइड करा सकोगे और अपने अपने सर्वाइवल को भी सुनिश्चित कर सकोगे, अपने प्रॉफिट से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इंडिया को इसी कॉन्सेप्ट पर चलना होगा, क्योंकि आप कंज्यूमर बेस को सोचो ना, आप अगर अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका छोटा कंज्यूमर बेस होगा, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका प्रोडक्ट महंगा होगा, आपको महंगा करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको भी सर्वाइव करना है, आपको भी प्रॉफिट चाहिए। बट जहां आपका कंज्यूमर बेस एक बहुत बड़ा हो गया, आप अपने प्राइस को डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो, राइट, और उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि उल्टा आप ही को फायदा होगा कि आपके साथ और कस्टमर्स जुड़े रहेंगे, राइट, तो ये चीज रहती है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी हमें अपनाने की आवश्यकता है। अब देखिए कितनी सारे पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस कर लिए, बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में भी चर्चा कर ली, राइट, और फंडिंग की बात करेंगे तो क्वाड कंट्री को मदद करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज की, कि जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज है वो सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्विच हो सके, मूव हो सके, है ना। और इसका महत्व क्या है और क्यों क्वाड का प्रेजेंस और इन्वॉल्वमेंट होने की आवश्यकता है, तो आपको बता दें गाइस कि क्वाड कंट्री जो है गाइस ये स्ट्रेटेजिकली हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं इकट्ठा हुई हैं, बल्कि ये पूरे दुनिया भर की या पूरे हमारी धरती की जो प्रॉब्लम है, राइट, क्लाइमेट चेंज की, उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक संकल्प उठाया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके प्रयास जो है वो लगातार रहें, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के लिए के बेनिफिट के लिए भी काम कर रहे हैं, राइट। तो क्वाड ग्रुपिंग के बारे में गाइस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो मेरे ख्याल से आप क्लाइमेट चेंज का जो लिंक है क्वाड के साथ किस प्रकार का है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और काफी सारे एरियाज पर हमने बात करी डायनेमिक तरीके से, तो वो पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, वैसे तो आपको बताइए क्वाड ग्रुप के बारे में, तो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 कंट्री ने मिलकर ये ग्रुप क्रिएट किया है। और ये 4 कंट्री जो है गाइस, ये मतलब इनके कॉमन ग्राउंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि चारों की चारों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इनके कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कि इनको मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी का इनका इंटरेस्ट है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री फ्लो होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, ट्रेड में व्यापार में रुकावट नहीं होना चाहिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में।
और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा जो है वो बरकरार होनी चाहिए, राइट। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। ये चारों कंट्री कब आई थी? 2004 में एक साथ आई थी सुनामी के बाद, राइट। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि नेचुरल कैलामिटी से निपटने के लिए इकट्ठा हुई थी, राइट। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इकट्ठा हुई थी। पहली बार जो है वो इनकी मुलाकात होती है 2007 में, आसियान की समिट चल रही थी, उसी के दौरान इनकी मुलाकात हुई चारों कंट्री की। इंटेंशन यही था कि इनको जो है वो चारों कंट्री को मैरीटाइम कॉपरेशन जो है वो एनहेंस करना है, बढ़ाना है समुद्री सहयोग को, तो ये चारों देशों को, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। और इस ग्रुप का सिग्निफिकेंस, महत्व जो है वो क्या है? तो पहली बात तो ये लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, राइट। लाइक माइंडेड कंट्री, एक जैसे सोचने वाली, इनकी ऑब्जेक्टिव, इनकी स्ट्रेटेजीज एक जैसी हैं। वैसे हालांकि इस क्वाड ग्रुप ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है, बट वी नो कि इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव एक और यही है कि इस क्षेत्र में चाइना को हमेशा काउंटर करते रहना, राइट। और ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विजन है इनका, राइट। और अपने यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि ये जो चारों कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के जो खुद के हित हैं, म्यूचुअल मतलब आपस में सभी के हित जो है उसको पूरा करने के लिए ये काम करते हैं मिलकर, राइट। और प्रमोट करते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अभी चर्चा करी ली। और ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य वार्ता के कई मंचों में से एक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ कोर्ट में ही इनकी मीटिंग होती है, और भी काफी सारी समिट्स हम लोग को देखने को मिलती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर ये मिलते हैं, वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और ये उनमें से एक है कि मतलब ये चार कंट्रीज के डिस्कशन के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें से एक ग्रुप ये क्वाड हम लोग को देखने को मिलता है। इसे किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, राइट। एक्सक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए इस चीज को। और आपको बता दें कि चाइना क्या बोलता है क्वाड को देखकर, तो चाइना बोलता है, क्योंकि चाइना समझ चुका है कि ये चार कंट्री इकट्ठा हुई है इसको काउंटर करने के लिए, ये चार कंट्रीज ने गैंग बनाया चाइना के अगेंस्ट, तो उसको समझ चुका है, तो वो बोलता है कि ये एशियन नाटो है राइट। तो ये वाली बात करता है एशियन नाटो, कि इन चारों कंट्री में से किसी एक को भी छेड़ोगे तो ये मतलब तीनों की तीनों कंट्री या चारों की चारों कंट्री इकट्ठा होकर जो है वो लड़ेंगी चाइना के अगेंस्ट। तो ये वो वाली बात रखता है, क्योंकि इसको हमेशा ये चारों कंट्रीज मिलकर काउंटर करती है ना, तो इसलिए इसने ये खफा है इससे, क्वाड ग्रुप से। और इवन आपको बता देगा इसकी भारतीय संसद में जापानी पीएम शिंजो आबे द्वारा दो सागरों का मिलन, कौन से दो सागर? इंडो पैसिफिक, संबोधन ने क्वाड अवधारणा को एक नया बल दिया, क्वाड कॉन्सेप्ट को एक फ्रेश इंपीटस प्रोवाइड किया, जिस समय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने या आबे ने कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज जो है वो उसको कहा, क्वाड को कहा। तो क्वाड का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, दो समुद्र का एक संबंध या मिलन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और क्वाड ग्रुप ने भारत के आर्थिक उदय को मान्यता प्रदान की, इकोनॉमिक राइज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया क्वाड ग्रुप ने। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है गाइस क्वाड से रिलेटेड। और मेन जो चीज थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर वो यही था कि क्वाड और क्लाइमेट चेंज का रिलेशन, जिसको हमने डिटेल में कवर किया। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, चंद्रयान 3। तो गाइस बताया जा रहा है कि इसरो के जो नए प्रमुख हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसरो के नए चीफ का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर फटाक से बताइए, इसके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसरो के नए चीफ ने जो है गाइस जानकारी देते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 के डिजाइन में बदलाव किए गए हैं और इसकी टेस्टिंग में प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है, और चंद्रयान 3 मिशन को अगले साल यानी कि 2023 के मिड तक जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। तो चंद्रयान 3 जो है गाइस 2023 मिड तक लॉन्च होगा। चंद्रयान के बारे में अगर आपको बता दें गाइस, तो चंद्रयान 3, तो इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर होगा और रोवर होगा, किंतु इसके साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। ऑर्बिटर जो कि चक्कर लगाता है मून के, राइट, जो कि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। और आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 के अंदर आप कभी भी अपने मेंस के अंदर ये मत मेंशन करना कि चंद्रयान 2 एक बड़ा फेलियर है। चंद्रयान 2 फेलियर नहीं था, राइट, ये हमारी टेस्टिंग थी। हमें देखो क्या होता है गाइस, कभी भी एक कोई सक्सेसफुल व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी भी किसी भी अपने परीक्षण को या कोई भी मतलब जो सक्सेस के डायरेक्शन में जितने भी आप महान लोगों को देखेंगे, राइट, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आप एक चीज जरूर समझेंगे कि वो किसी भी अपने प्रोजेक्ट को या अपने प्रयास को कभी भी फेलियर नहीं बोलते हैं, और वो कभी फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते। वो लगातार, यानी कि अगर वो किसी चीज में अगर सफलता उनको हासिल नहीं हो पाई तो उसको सोचते हैं कि हमने एक तरीका ढूंढा है कि इस तरीके से सफलता हासिल नहीं हो सकती, अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। आपको भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करना है।
एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है गाइस, उसका माइंडसेट, यानी कि आप कल को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आपका माइंडसेट या फिर इवन लाइफ में भी हमेशा एक चीज ये ध्यान में रखना कि कभी भी फेलियर को अपने सर चढ़ने मत देना, क्योंकि फेलियर जब सर पे चढ़ता है तो इंसान फिर कुछ नहीं कर पाता। वो हमेशा अपने आप को गिल्ट में रखा रहता है, डिप्रेशन में चले जाता है। आपको एक चीज मेरी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी तैयारी उतनी अच्छी ना हो और फिर हम एग्जाम दे दें और फिर उसके बाद हमें सफलता ना मिले, तो हमको निराश नहीं होना है। हमें ये चीज सोचनी कि यार हमने जो गलती करी थी पिछले अटेम्प्ट में वो गलती दोहरानी नहीं है, इस बार और अच्छे इंप्रूव करना है और आगे बढ़ना है। तो कभी भी रुको मत। क्या होता है कि इंसान जब फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वहां पर रुक जाता है कि वो फेलियर है, फिर उसको डिप्रेशन होने लगता है, गिल्ट फील होने लगता है कि यार मैंने क्यों कुछ नहीं किया, ढंग से क्यों मेहनत नहीं करी। कोई बात नहीं, मेहनत नहीं करी ना, ठीक है, अब हम मेहनत करेंगे। जो रास्ता हमने चुना था शायद वो गलत होगा, जो स्ट्रेटेजी हमने फॉलो करी थी शायद वो गलत होगी। अब जो स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे वो प्रॉपर तरीके से करेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो कभी भी निराश मत हुआ करो। और चंद्रयान 2 के बारे में अगर मेंस में लिखने के लिए आए तो कभी भी ये मत बोलना कि ये एक फेलियर मिशन था। माना हमने कि हमारा इस समय लैंडर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, क्रैश हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी नहीं हो पाई, राइट। बट हमारा ऑर्बिटर जो था वो अभी भी मून के चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है मून को, और जानकारी जो है वो हासिल कर रहा है, करेंगे। तो कभी भी किसी भी चीज को फेलियर मत बोला करो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें गाइस, पहली बात तो चंद्रयान 2 के अंदर हम लोग को ऑर्बिटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले थे, राइट। ऑर्बिटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 2 मिशन के अंदर, राइट, जिसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करी है मून और उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड। और चंद्रयान 2 मिशन की बात करें गाइस तो हुआ ये था कि चंद्रयान 2 मिशन जो है वो 2019 में मून के डार्क साइड में जो है वो चला गया था, और मतलब सिग्नल जो है वो टूट गया था उससे हमारा, राइट। बट फिर भी वो काफी समय तक जो है वो एक्टिव रहा, राइट, और मून के जो है वो लगातार चक्कर लगाते रहा, और राइट। और साइंटिस्ट ने जो है वो उपयोग किया सोलार एक्सरे मॉनिटर का, राइट, जो कि चंद्रयान 2 के अंदर मेंशन था। और सितंबर 2019 में सन की स्टडी करने के लिए तो चंद्रयान 2 इवन सूर्य की स्टडी कर रहा है, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। और गाइस हालांकि चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य ये था कि चंद्रमा की सतह पर, लूनार सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और सतह पर रोबोटिक रोवर को संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन करना। मतलब इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दो थे कि एक, हम लोग को सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवानी थी, हमारे लैंडर के जरिए हमारे लैंडर को मून पर उतारना था, और फिर लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलता जिसमें चक्के लगे होते और वो मून पर जो है वो घूमता, मून के सरफेस पर घूमता और वेरियस मतलब रिसर्च जो है वो कंडक्ट करता। तो ये दो मेन इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे। और इस पूरे चंद्रयान 2 मिशन के अंदर ऑर्बिटर था जो मून के चक्कर लगाने के लिए था, एक विक्रम था जिसका नाम विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया था जो कि लैंडर था, और एक प्रज्ञान यानी कि विजडम जिसको हम लोग कहते हैं, विजडम, जो कि रोवर जिसपे चक्के लगे हुए थे, जो कि मून पर घूम घूम कर मून के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता। तो ये सब चीजें चंद्रयान 2 के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो चंद्रयान 2 को हुआ क्या था, तो इंडिया का दूसरा मिशन था ये मून के लिए, राइट। सॉफ्ट लैंडिंग करने से ये फेल हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, राइट, लूनार सरफेस पर। और बट मिशन फेलियर नहीं है, मिशन फेलियर नहीं था, ठीक है, एक पार्ट था मिशन का जो कि सक्सेस नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम चंद्रयान 3 में उसको सक्सेस करेंगे। तो इसके अंदर हमें चंद्रयान 2 के अंदर हमें और क्या चीज देखने को मिली कि इसमें जो लैंडर और रोवर था उसने काम करना बंद कर दिया था फाइनल मूवमेंट में, और जैसे ही मून के सरफेस पर ये गया और ये क्रैश कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, राइट। तो ये मिशन जो है वो अभी भी क्यों रेलिवेंट है, तो फेलियर के बाद भी, बट हम फेलियर का उपयोग जो है वो वर्ड का नहीं करेंगे, मतलब मिशन था हमारा बट हम सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाए, उसके बाद भी मिशन का जो ऑर्बिटर जो था वो लगातार मून के चक्कर लगाकर बहुत सारी उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी, और रिसेंटली इसरो ने रिलीज भी करी कि अभी तक जो है वो ऑर्बिटर ने क्या क्या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करी है। जैसे कि इसने हमें बताया कि मून पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी। और इसके अलावा कुछ माइनर एलिमेंट्स भी वहां पर मौजूद है जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम, ये डिटेक्ट किए गए हैं पहली बार रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। और इससे हमें मदद मिलेगी कि किस प्रकार से मून के अंदर जो मैग्मा जो है वो किस प्रकार से एवोल्यूशन हो रहा है, उसका कैसे वो बन रहा है, तो उसको और बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद मिलेगी। और कुछ इंफॉर्मेशन मिली है सोलार फ्लेयर से रिलेटेड, सोलार फ्लेयर, सौर लपटों से रिलेटेड,
बहुत भारी मात्रा में माइक्रो फ्लेयर जो है वो हम लोग को पहली बार जो है वो देखने को मिले हैं मून पर, राइट। और इसरो के अकॉर्डिंग ये चीज जो है वो बताई जा रही है कि इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी सोलार कोरोना को समझने में, कि सोलार कोरोना, राइट। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और इवन जो मून का शैडोड एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो परमानेंटली शैडोड है, डार्क वाला एरिया जो है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, राइट। वहां पर जो कंकड़ पत्थर वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं वहां पर, राइट, तो उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो हासिल की जा रही है। मून पर जो लेयर है, राइट, मतलब सरफेस वाली, यानी कि मिट्टी, सतह की जो मिट्टी वगैरह हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसकी जो है वो स्टडी की जा रही है, जिससे कि पता लगाया जा रहा है कि ये इसका स्ट्रक्चर, इसका कंपोजिशन जो है वो क्या है मून का, राइट, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, कौन से और एलिमेंट्स उसके अंदर है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, राइट।